वेलकम टू न्यू सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो शॉक के बारे में है। ठीक है, तो शॉक के बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा। हाइपो ये जो ये पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे या 4 पार्ट्स होंगे इस वीडियो की। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होंगे इस वीडियो की। इसमें पहले हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, इसके बाद कार्डियक शॉक, ये सब डिटेल से बता दूंगा। इसका क्लिनिकल पार्ट, ठीक है, क्लिनिकल पार्ट और इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है ये बता दूंगा। ठीक है, पूरी डिटेल से। तो चालू करते हैं शॉक को, कि शॉक कैसे कहते हैं, क्या चीज़ है शॉक। तो आए शॉक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे तो हमें पता है कि सेल जो है वो क्या है, यूनिट है, बेसिक यूनिट है किस चीज़ की, लाइफ की। ठीक है, तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। कि क्या प्रोड्यूस करे, एक एनर्जी प्रोड्यूस करे, तवानाई प्रोड्यूस करे। ठीक है, लेकिन जब नो ऑक्सीजन होते हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं होती, तो हमारे पास जो होता है ब्रेक डाउन का अमल नहीं होता। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो एनर्जी नहीं होता, जब एनर्जी नहीं होती तो लाइफ नहीं होती। ठीक है, तो शॉक में असल में क्या होता है कि शॉक को ज़रूरत है ऑक्सीजन को, यानी इसमें ऑक्सीजन लैक हो जाते हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, लैक हो जाते हैं, हाइपोक्सिया आ जाते हैं। क्या आ जाता है, हाइपोक्सिया आ जाता है। ठीक है, और हाइपोक्सिया के साथ साथ इसमें हाइपो परफ्यूजन आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, हाइपो परफ्यूजन। ठीक है, तो हाइपो परफ्यूजन और हाइपोक्सिया ये क्या चीज़ है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि हाइपोक्सिया आ जाते हैं, फिर इस्कीमिया आ जाते हैं, इस्कीमिया। ठीक है, और इस्कीमिया किसको कन्वर्ट होते हैं, हाइपो परफोरेशन को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, शॉक्स। यानी शॉक्स में भी डिफाइंड एज फिजियोलॉजिकल स्टेट विच हैज ए widespread सीरियस रिडक्शन ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, शॉक्स है। तो अभी सर्कुलेटरी शॉक, इसमें 3-4 टाइप के शॉक्स है। कार्डियक शॉक्स है, हाइपोवोलेमिक शॉक्स है। ठीक है, ये हमारे पास शॉक्स की टाइप्स है। तो बहुत टाइप्स के शॉक्स आए, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या आते हैं, इसमें सेप्टिक शॉक, ठीक है, बाद में सेप्टिक शॉक, और सेप्टिक शॉक में न्यूरोलॉजिकल शॉक। ठीक है, ये सब क्या है इसमें आते हैं। तो हमें इससे अभी बात नहीं है, हमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक तो 2 टाइप्स ऑफ शॉक्स है। ठीक है, एक है हेमोरेज एंड एक है नॉन हेमोरेजिक। ठीक है, तो ब्लीडिंग जो होता है ये हेमोरेजिक है। ठीक है, ये क्या है, ब्लीडिंग वाले जो होता है ये क्या है, हेमोरेजिक शॉक है। एक इंटरनल होते हैं और ये A1 एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, तो ब्लीडिंग कौन सा हेमोरेज है, इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हमारे साथ लीवर से जो मैंने बताता हूँ, जो खून निकलते हैं, ठीक है, GIT से निकलते हैं, या इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं उससे जब रप्चर हो जाते हैं और खून निकलते हैं तो उसको इंटरनल हेमोरेज कहते हैं। ठीक है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी, या रेट्रोपेरिटोनियल हो गया। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या जाते हैं, ये ब्लीडिंग हो जाती है इंटरनल। ठीक है, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो कोई भी इंजरी हो सकता है, जो एक्सटर्नल स्किन में ये में इंजरी आ सकती है। ठीक है, तो हमें अभी डिटेल से क्या चीज़ पढ़ना है, अभी हेमोलेमिक शॉक की डिटेल से हेमोरेज पढ़ना है। ठीक है, क्या चीज़ पढ़ना है, हेमोरेज। हेमोरेज क्या चीज़ है, तो हेमोरेज हमारे साथ एक है आर्टेरियल हेमोरेज, एक है वेनस हेमोरेज एंड एक है कैपिलरी हेमोरेज। ठीक है, हेमोरेज की भी हमारे पास 3 टाइप्स है, आर्टेरियल, कैपिलरी एंड वेन। तो आर्टेरियल जो होता है हेमोरेज, हम कैसे पहचानेंगे कि आर्टेरियल हेमोरेज है, जो जो इसकी ब्लड होते हैं, ब्लड वो ब्राइट रेड होता है। ब्लड क्या होता है, ब्राइट रीड होते हैं। ठीक है, इसकी ब्लड जो होते हैं वो क्या होता है, ब्राइट रीड होते हैं। ओके, इसके अलावा जो वेन्स है उसका ब्लड क्या होता है, जो वेन से जो ब्लड निकलते हैं वो होते हैं डार्क। वो क्या होता है, वो ब्लड होता है क्या चीज, डार्क।
आर्टरी से निकलते हैं क्या होता है, ब्राइट रेड होता है, और जब वेन से निकलते हैं तो ब्लड डार्क टाइप होता है, और जब कैपिलरी से भी निकलते हैं तो क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। यानी कैपिलरी और आर्टरियल से जो ब्लड निकलते हैं वो एक ही पाम में, एक ही रंग में मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हेमोरेज क्या होता है, हेमोरेज हमारे पास और भी टाइप्स है। इसमें है प्राइमरी हेमोरेज, फिर है रेस्टेशनरी हेमोरेज, और फिर है सेकेंडरी हेमोरेज, ठीक है। आर्टेरियल हो गया, वेन हो गया, कैपिलरी हो गया। अब हेमोरेज एंड वुंड में जो है, हेमोरेज एंड वुंड में प्राइमरी हेमोरेज, रोटेशनल हेमोरेज एंड सेकेंडरी हेमोरेज। तो प्राइमरी हेमोरेज क्या है, जब कोई टाइम ऑपरेशन हो जाए या कोई सर्जरी या इंजरी हो जाए, ठीक है, या कोई इंजरी, उस टाइम इंजरी यानी ये हैंड्स है, इसमें इंजरी हुई उस टाइम, ठीक है, समय नहीं हुई, उसकी टाइम नहीं हुई, तो ये क्या है, प्राइमरी हेमोरेज। इसका टाइम होगा 24 आवर्स हो गई, तो 24 आवर्स में ये क्या करेगा, 24 आवर्स में इसको एक और इंजरी लग जाएगा, उसको कहते हैं रोटेशनरी इंजरी, ठीक है। क्या रोटेशनरी हेमोरेज, यानी 24 आवर्स इसमें होगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आर्टेरियल स्पाज्म आ जाएगा, क्लॉट डिस्कुलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्लॉट डिस्कुलेशन आ गया और 14 आवर निकल गई, ठीक है। तो फिर इसको हम कहते हैं रोटेशनरी हेमोरेज। इसमें होता है सेकेंडरी हेमोरेज। सेकेंडरी हेमोरेज कितनी है, सेकेंडरी हेमोरेज हमारे पास है, इसको निक्रोसिस की तरफ ले जाते हैं, इसको प्रेशर ऑफ इन्फेक्शन होता है, और इसमें टाइम जो ज़्यादा लग जाता है, 7 से 14 डेज, 1 से 2 वीक जो लगते हैं, इसको सेकेंडरी हेमोरेज कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी हेमोरेज में इतना टाइम लगता है, ये क्या होता है, इसके जब प्रेशर लग जाए तो निक्रोसिस आ जाते हैं, ठीक है। और प्रीडिपोजिंग फैक्टर जो प्रेशर लग जाते हैं, उसमें एक ट्यूब कनेक्ट होता है, और उसको कहते हैं ड्रेनेज ट्यूब। क्या कहते हैं इसको, ड्रेनेज ट्यूब। क्या कहते हैं, ड्रेनेज ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, ड्रेनेज ट्यूब। यानी जब सेकेंडरी हो जाते हैं तो इसको एक ट्यूब लगाते हैं, और इस ट्यूब को कहते हैं, सेकेंडरी हेमोरेज में एक ट्यूब लगाते हैं, फिर ये कंट्रोल नहीं होती, तो इसमें क्या हो जाते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं, इस ट्यूब को कहते हैं ड्रेनेज ट्यूब, ठीक है। और ये ड्रेनेज ट्यूब कब जाते हैं, जब कोई इंजरी हो जाए, यानी ये हैंड्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक इंजरी हुई, ठीक है, तो इसमें एक दिन गया, तो ये से सेटेशनल कन्वर्ट हो गया, फिर इसको 14 डेज हो गए, ठीक है। और इसकी हालत क्या है कि ये फ्रैक्चर जो है, ये क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, ये पेसिस में कन्वर्ट, प्रिग्नेंट्स में कन्वर्ट हो गई है, प्रिग्नेंट्स हो गई है, ठीक है। बोन्स का प्रिग्नेंट्स बनी हुई है, ठीक है। जब बोन्स का प्रिग्नेंट्स बनी हुई है तो इसको क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। फिर इसमें एपोप्टोसिस होता है, ठीक है, एक एपोप्टोसिस होता है, एक नेक्रोसिस होता है। तो एपोप्टोसिस जो है वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन नेक्रोसिस बाज़ औक़ात कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ट्यूब लगाते हैं, इसको कहते हैं ड्रेनेज ट्यूब। इसके अलावा हमारे पास है एक्सटर्नल हेमोरेज, एक है इंटरनल हेमोरेज। तो इंटरनल हेमोरेज मैंने ऐसे बताया कि स्प्लीन, लीवर और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब हो जाए, ये जब रप्चर हो जाए, ठीक है, ये चीज़ तो इसमें हो जाते हैं। और एक्सटर्नल हेमोरेज क्या है, एट इज विजिबल आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये क्या है, विजिबल होता है, एक्सटर्नल हेमोरेज जो है हम देखते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल हेमोरेज कहते हैं। फिर इसकी बाद क्या चीज़ है, इसकी बाद है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 हेमोरेज होते हैं, ठीक है। इसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हेमोरेज होते हैं। तो फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का मतलब क्या है कि इसमें ब्लड लॉस कितना होता है, पल्स का इतना, सिस्टोलिक कितना होता है, यूरिन आउटपुट कितने होते हैं, मेंटल स्टेटस कितने होते हैं, और इनिशियल ड्रॉप स्टेटस कितने होते हैं, ठीक है। ये तो हेमोरेज की मैंने बता दिया, सारी हेमोरेज के बारे में बता दिया। लेकिन हेमोरेज के बारे में एक बात और बताता हूँ। क्लास 1 में जब ब्लड लॉस होता है, ठीक है, तो हमारे पास ब्लड लॉस जो होता है 750 ml होते हैं, 750 ml के होता है, इसमें ब्लड लॉस होता है, ठीक है। सेकंड क्लास में कितने ब्लड लॉस होते हैं, 750 से 1500 तक, एंड थर्ड क्लास में 1500 से 200 तक, और फोर्थ क्लास में क्या होता है, 200 से थोड़ा कम, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप क्लास 2 का है हमारे पास, क्लास 2 के 15 से क्या हो गया, क्लास 2 का हो गया 15% हो गया, ठीक है। और इसमें जो है 15 से लेकर 30% तक क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, ठीक है। जब मेंटल स्टेटस जो है क्लास 4 में ये सब सेम है, लेकिन मेंटल क्लास जो है क्लास 4 में क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, ठीक है। और इसमें सिस्टोलिक क्लास और डायस्टोलिक क्लास क्या होता है, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, हेमोरेज थी, ठीक है। ये हेमोरेज का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अभी इसकी बात क्या चीज़ है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, ठीक है। तो ब्लीडिंग हेमोरेज होते हैं,
और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाती है, ठीक है। और डीप से बताता हूँ, ब्लीडिंग वाले हो गई हेमरेज। अभी बताता हूँ किस चीज़ के बारे में, अभी बताता हूँ मोस्ट कॉमन जो होता है ये, ठीक है। ये तो नॉन हेमरेजिक बताता हूँ, ये हेमरेजिक है ब्लीडिंग जो जो जैसे जो हाइपोहेमरेजिक शॉक आता है, ठीक है। अभी बताता हूँ किस चीज़ से, नॉन हेमोरेजिक। तो नॉन हेमोरेजिक हमारे पास डायरिया हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास सवेयर वोमिटिंग या सवेयर डायरिया ये चीज़, या एक्सेसिव स्वीटिंग हो जाते हैं आपसे, तो फिर भी आपको शॉक लग सकते हैं, ठीक है। या बर्न हो जाते हैं, ट्रामा हो जाते हैं, बर्न ट्रामा, जल जाने का जो इमरजेंसी होते हैं, ठीक है। तो उसमें ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। यानी विनिस रिड्यूस विनिस रिटर्न जो है प्रीलोड वो कम हो जाते हैं, लेस देन क्या 15 to 20, ठीक है। और 1 लीटर क्या से इसका हाइपोटेंशन रहते हैं। यानी देखो इसका हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मीन लो बीपी, क्या चीज़ लो बीपी। तो लो बीपी यानी एडल्ट के लिए 120 to 80 जो होता है ये नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन 128 से ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर इसका क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर वीक होता है तो टिकिकार्डी आ जाते हैं, ठीक है। टिकिकार्डी आ जाते हैं और सेंस करता है, इसको बार रिसेप्टर को, बैरो रिसेप्टर को, रेपिड वीक और थ्रेडी पल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 140 मिनट्स में आ जाते हैं। और फिर स्किन क्लेमी कूल और ये रह जाते हैं, ठीक है। यानी जब डायरिया और आपसे कोई खून निकल जाए, या डायरिया वोमिटिंग हो जाए, या एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए, तो आपका जो शरीर है, जो जिस्म है, वो कूल रहता है, ठंडा रहता है। क्यों रहता है कि इससे डिहाइड्रेशन ज़्यादातर होते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन का साइन सिम्टम है। और आपका जो बीपी है वो क्या होता है, कम हो जाते हैं। इसके साथ क्या आ जाता है, टिकिपने आ जाता है, रैपिड रिस्पायरेशन आ जाता है, यानी आपको जो सांस लेने में दिक्कत होते हैं, ठीक है। और फिर क्या जाए, हाइपोक्सिया भी आ जाता है। हाइपोक्सिया टिकिपने मीन जो आप रिपीट करते हो, ठीक है। हाइपोक्सिया मीन लेग आप ऑक्सीजन हो जाते हैं, ठीक है। और केमो रिसेप्टर जो होता है ब्रेन में जो मौजूद होते हैं, ठीक है, केमो रिसेप्टर, तो आपको कहाँ ले जाते हैं, एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। हाइपोपरफ्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जब इस्कीमिया होते हैं तो हाइपोपरफ्यूशन आता है, ओलिगोरिया आ जाता है, क्या लो यूरिन आ जाता है, इनूरिया आ जाता है, नो यूरिन आउटपुट। एनूरिया ओलिगोरिया जो होता है ये इसको कन्वर्ट होता है, ओलिगोरिया ओनूरिया को कन्वर्ट होते हैं। और जब लो यूरिन आउटपुट होता है तो नो यूरिन पास हो जाते हैं, ठीक है। और बेस्ट रिजल्ट इसमें क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। यानी ब्लड टेस्ट में इसको क्या मिलेगा आपको, लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस क्यों मिलेगा, जब आप इसमें ब्रेक डाउन होते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और जब आपके खून में लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। और लैक्टिक एसिडोसिस जो है ये एबिजीज टेस्ट उसको कहते हैं, रेडियल आर्टरी से खून लेते हैं, रेडियल आर्टरी से, और एबिजीज कराते हैं, ठीक है। एक टेस्ट होता है एबिजीज टेस्ट उसको कहते हैं। तो फिर अभी ब्लड टेस्ट का जो है वो ऑक्सीजन और O2 का सिचुएशन जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेनस रिटर्न्स होता है, प्रीलोड्स होता है, ठीक है। और फिर वो क्या होता है, सवेयर हाइपोटेंशन होता है। तो इसकी मैंने तो ये बताया कि हाइपोएमिक शॉक है, ठीक है। एक इंटरनल ब्लीडिंग, एक एक्सटर्नल, यानी हेमरेज एंड नॉन हेमरेज। अभी आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, तो काम करते हैं, ठीक है, कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या चीज़ है इसकी ट्रीटमेंट। तो इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास एक डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। ओके, एक हॉस्पिटल की तरतीब बताता हूँ, ठीक है। जब आपको पास पेशेंट आ जाए तो आप क्या करेंगे। ओके, प्रैक्टिकली क्लिनिकल कवर करता हूँ, ठीक है। तो जब आपके पास एक पेशेंट आए, ठीक है, ये मैं आपको एक क्लिनिकल लगाता हूँ। जब आपको पेशेंट आए तो आप कहाँ रिपोर्ट करेंगे, ड्रेसिंग रूम को, कि कहाँ रिपोर्ट करेंगे, ड्रेसिंग रूम को, ठीक है। वहाँ पर ड्रेसिंग होते हैं, फर्स्ट एड जहाँ जहाँ होते हैं, तो वहाँ आपको ब्लीडिंग स्टार्ट करनी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी ये शॉक में न पड़ जाए, कोई इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी हुई, एक्सीडेंटल इंजरी हुई और हॉस्पिटल में आई, ठीक है। तो फिर आप इसमें समझेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, कि इससे ब्लड लॉस ज़्यादा हुई तो ये किस चीज़ की शिकार हो सकते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक के शिकार हो सकते हैं। तो आप इससे पहले ब्लीडिंग स्टॉप की इंजेक्शन देना होगी। इस इंजेक्शन का नाम है विटामिन के इंजेक्शन। एक इंजेक्शन है विटामिन के, ठीक है। दूसरी इंजेक्शन है हमारे पास ट्रांजामिन, जो ट्रांजामिक एसिड के नाम से आता है, ट्रांजामिक एसिड, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये
पिब्रिन को फाइब्रिनोजेन और वारफरिन क्या करता है, ये काम करते हैं, ठीक है। पिब्रिन को फाइब्रिनोजेन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और ब्लीडिंग क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरी क्या है, आप इन पेशेंट को फिर क्या देंगे, पेन किलर देंगे। क्या चीज़ देंगे, पेन किलर। और एक इंजेक्शन होता है टॉक्सिस सब्सटेंस के लिए होता है टीटी इंजेक्शन। यानी टीटी इंजेक्शन जो है इमाटेट के नाम से आता है, टिटानिस जो बीमारी होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो फिर आप टिटानिस इंजेक्शन जो है वो करेंगे, ठीक है। इंजेक्शन विटामिन के इंजेक्शन ट्रांजामिन आईवी स्टेट, ये दोनों को क्या करेंगे, आईवी स्टेट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आईएम स्टेट जो है वो क्या चीज़ करेंगे, पेन किलर करेंगे, कोई भी पेन किलर हो, या आईवी स्टेट सेवियर पेन किलर करो, डाइक्लोपिनिक करो, या इसमें दो टाइप्स के आते हैं, नार्कोटिक आ जाते हैं, नॉन नार्कोटिक आते हैं। तो जो अपना सवेयर फेन हो उसको तो आपको नार्कोटिक करना चाहिए, ठीक है। तो मार्फिन इसके साथ, और मार्फिन इसके साथ क्या करना चाहिए, इसके साथ आप वोमिटिंग के जो ड्रग्स है वो आपको एंटी एमेटिक्स जो होता है वो कम्बिनेशन में लेनी चाहिए। जब एंटी एमेटिक्स आपको कम्बिनेशन में लेते हैं तो फिर क्या होते हैं, ये काम हो जाते हैं, ठीक है। तो पेन किलर ले और इसके साथ ये क्या चीज़ ले, नार्कोटिक ड्रग्स ले ले, ठीक है। और टीटी इंजेक्शन जो है वो आईवी स्टेट लगाए। लेकिन इसको नर्स क्या करेंगे, पहले इसको नर्स इस सबसे पहले इसको आईवी लाइन पास करेंगे। क्या चीज़ पास करेंगे, आईवी लाइन पास करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर कैटेटर की ज़रूरत होगी तो फिर कैटेटर पास करेंगे, ठीक है। ओके, ये तो फर्स्ट एड है, ये क्या है, फर्स्ट एड है, ठीक है, जो हम ड्रेसिंग रूम में करते हैं, ठीक है। किस चीज़ की, हाइपोवोलेमिक शॉक्स की। तो इसकी जो होता है ये डिहाइड्रेशन, सवेयर वोमिटिंग, इसकी स्टेज पर डिपेंड करता है। ये तो हेमोरेजिक ट्रीटमेंट हो गया। वन है नॉन हेमोरेजिक ट्रीटमेंट, यानी जब सवेयर वोमिटिंग और ये चीज़ हो जाए, हाँ, जब आप ये इसको वाट ट्रांसफर करोगे, हेमोरेज हो या नॉन हेमोरेजिक होगा, तो आप इसके लिए फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड थेरेपी। और फ्लूइड थेरेपी में क्या क्या चीज़ शामिल है, फ्लूइड शामिल है, यानी नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोसलाइन, ठीक है, ऐसे रिंगर लैक्टेट, ठीक है, ये किस्म फ्लूइड जो है ये लगाएंगे, ठीक है। और क्रिस्टलाइड्स जो है वो फ्लूइड जो है वो लगा सकती है, ठीक है, क्रिस्टलाइड फ्लूइड। तो डिपेंड करेगा इस फ्लूइड पे, ठीक है, कि कौन से इंजरी हुए या कौन से शॉक्स हुए, ठीक है। तो ये सब में काम करते हैं, ये क्या करते हैं, सब में काम करते हैं, ठीक है। ओके, अभी एक और ट्रीटमेंट बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। ये तो नॉन हेमोरेजिक हो गया, ठीक है, हेमोरेजिक और नॉन हेमोरेजिक के लिए दोनों के लिए हो गया। तो अभी बताता हूँ इसकी वार्ड जो ट्रीटमेंट होते हैं कि आप इसको क्या रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो कोशिश करें आप, जब फ्रैक्चर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास हेमोरेज हुआ है, ठीक है, तो एक होता है अरेस्ट हेमोरेज। क्या चीज़ होता है, अरेस्ट हेमोरेज होता है। अरेस्ट हेमोरेज किसे कहते हैं, यानी इस अरेस्ट हेमोरेज का ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें 4 to more चेस्ट, पेल्विस और रेट्रोपेरिटोनियम, एब्डोमेन एंड थाई, इसमें ये अरेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। किस चीज़ में, अरेस्ट में आ जाते हैं। अरेस्ट में क्या जाती है, हमारे साथ जो है पेरिटोनियम, पेल्विस, चेस्ट, थाई, ये सब चीज़ आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चेस्ट का है, चेस्ट में भी हो सकते हैं, तो चेस्ट में निमेथोरेक्स आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। पेल्विक फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पेल्विक फ्रैक्चर में ये एक एमसीक्यूज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब आपकी क्या चीज़ फ्रैक्चर हो जाए, हेमाटोमा आ जाए, ठीक है, हेमाटोमा आ जाए, रेट्रोपेरिटोनियल में हेमाटोमा आ जाए। हेमाटोमा कैसे कहते हैं, जब इंजरी होते हैं, ब्लड और बोन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, क्लाट बनाते हैं, उस टाइम क्लाट बनाए तो इसको कहते हैं हिमाटोमा, ठीक है, हिमाटोमा कहते हैं। तो हिमाटोमा में उस वक्त का ब्लड जो लॉस होता है, कितने ब्लड लॉस होते हैं, 200 ml ब्लड लॉस होता है, 200 ml, ठीक है, यानी इस इंजरी में, इस हिमाटोमा में ब्लड 200 ml लॉस हो जाते हैं, ठीक है। फिर फ्रैक्चर ऑफ फीमर, उसमें फीमर में क्या आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाते हैं, और उसमें 1500 ml जो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, लॉस हो जाते हैं ताई में, ठीक है। अब्डामिन और इस चीज़ में सेम है, ठीक है, लेकिन ताई में क्या होता है, 1500 ml होते हैं, और पेल्विक रीजन जो फ्रैक्चर होता है वो 200 ml ब्लड लॉस हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए क्या चीज़ें, जब आपके पास ये पेशेंट आ जाए, यानी एक पेशेंट हो गया कि आप स्टिच ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, तो स्टिच से कवर हो गया, या इंजेक्शन लगा दिया कवर हो गया, या थोड़ी सी
हमारे पास फ्रैक्चर रिकवर हुए। अभी आपके पास सवेयर इंजरी आ गया, सवेयर इंजरी, तो इसके लिए क्या टेक्निक्स है? तो इसके लिए लगाएंगे एड्रेनलिन सॉकेट गॉज, एड्रेनलिन सॉकेट गॉज आ जाते हैं, इसको लिए ये लगाएंगे, या बोनवॉक्स क्रीम होता है वो लगाएंगे, या डाइथर्मिया करेंगे। क्या चीज़? डाइथर्मिया, तो इसकी ब्लीडिंग इससे क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या चीज़ होगी? ब्लड रिप्लेसमेंट करेंगे, इसको क्या करेंगे? ब्लड रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेज इसकी होगी कि आपको इसको ब्लड रिप्लेसमेंट करो। ठीक है, तो हमारे पास जो एड्रेनलिन सॉकेट गॉज है वो मिलता है स्टॉप करने के लिए मिलता है। ज़्यादातर एड्रेनलिन सॉकेट गॉज जो होता है एपिस्टेक्सिस जो होता है, एपिस्टेक्सिस सवेयर एपिस्टेक्सिस के लिए हॉस्पिटल में यूज़ होता है। ठीक है, नाक से जो खून आता है तो उसके लिए यूज़ होता है, वो भी इंजरी में आता है। ठीक है, उससे भी हाइपोवोलेमिक शॉक पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली होता है, तो इसलिए एपिस्टेक्सिस से खून लॉस हो सकता है, नोज से खून लॉस हो सकता है। ठीक है, ऐसे बोनवॉक्स, बोनवॉक्स अभी जो मैं बताया, बोनवॉक्स क्या है? क्रीम चीज़ है। ठीक है, क्रीम क्रीम जैसी चीज़ है। ठीक है, बोन में लगाते हैं कि इसमें क्या हो जाए? ब्लड रुक जाए इसकी। डाइथर्मिया जो होता है ये ऑपरेशन के लिए, स्मॉल ब्लीडिंग यूज़ होता है, कॉमनली ड्यूरिंग ऑपरेशन होता है डाइथर्मिया। ठीक है, ये यूज़ होता है। सर्जिकल लिगेटेशन यूज़ होता है, ये मेथड भी यूज़ होता है, और थेरेप्यूटिक एम्बोलेशन करते हैं। और इसके बाद जब वो नहीं होता तो फिर उसको ब्लड चेंज करते हैं, यानी ब्लड थेरापी करते हैं। क्या चीज़ करते हैं? ब्लड थेरापी करते हैं, ब्लड क्या करते हैं? इसकी चेंज कराते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज इसके लिए। अभी जब ये हुआ, यानी बताता हूँ कि हेमोरेज हुआ, क्या चीज़ हुआ? हेमोरेज, इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ, कोई भी हुआ। ठीक है, और या सवेयर हुआ या नॉन हेमोरेजिक हुआ, तो इसके बारे में बताता हूँ। फिर इसकी बात देखो, ये नॉर्मल इंजरी हुई, सेलुलर इंजरी हुई। ठीक है, इसमें एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, कोई बात नहीं। जब प्राइमरी इंजरी है, सेकेंडरी और टेटशनरी, और जब सेकेंडरी आ गया, ठीक है, यानी 1 से 14 वीक्स गुजर गए और ये ठीक नहीं हुई, ये ठीक नहीं हुई, ट्रीटमेंट जारी है लेकिन ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुई, तो इसमें डेड सेल ज़्यादा है। ठीक है, डेड सेल जब ये सेकेंडरी पर हेमोरेज पर पहुंच जाएगी, तो फिर क्या होगा? इसको क्या चीज़ हुई? इसमें फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, एब्डोमिनल हुआ है, थाई फ्रैक्चर, कोई भी हो तो हुआ है, और इसमें ब्लड लॉस हुआ है, तो फिर ये शॉक की तरफ चले जाते हैं। किस तरफ चले जाते हैं? शॉक की तरफ। तो अभी मैंने शॉक क्या बताया कि शॉक कैसे होता है। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन या सेलुलरी इस्कीमिया जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हम शॉक बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका जो शॉक का जो क्लिनिकल इफेक्ट है वो क्या चीज़ है? ठीक है, तो क्लिनिकल इफेक्ट जो शॉक के होते हैं ना, हाइपोवोलेमिक शॉक के, ये पहले रेनल पर होता है। क्या चीज़ पर? रेनल पर होते हैं। रेनल पर क्या चीज़ होता है इसका? रेनल पर ये होता है कि इसकी जो हाइपोपरफ्यूशन हो सकते हैं, हाइपोपरफ्यूशन की वजह से एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, हाइपरपरफ्यूशन हो जाते हैं, एंजियोटेंसिन जो रेनिन जो एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो इसका एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और इसका ओलिगोरुरिया जो एनूरिया को कन्वर्ट होता है, और एक्यूट रेनल फेलियर आ जाता है। और एक्यूट रेनल फेलियर किसकी वजह से आता है? कि क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाते हैं, कैल्शियम पोटाशियम ज़्यादा हो जाते हैं, और पोटाशियम इस चीज़ की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ सकते हैं। ठीक है, फिर रिस्पायरेट में क्या है? टिकिपनिया आ जाता है, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, पल्मोनरी एडिमा आ सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक आ जाता है, एक्यूट लंग इंजरी भी आ सकते हैं। ठीक है, कार्डियोस्कुलर में क्या है कि डिस्टॉलिक जो ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है, कोरोनरी ब्लड प्रेशर, माइक्रोकार्डियल ऑक्सीजन और भी क्या हो सकते हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है ये कार्डियोजेनिक शॉक को भी कन्वर्ट हो सकता है, और कार्डियोजेनिक शॉक जो है ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है उसको भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें एक और बात बताता हूँ, हेमोरेज। ठीक है, तो इसमें जो थर्मल हेमोरेज जो शॉक होता है, तो इसके लिए भी असल ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी इनका ट्रीटमेंट डिटेल से बताता हूँ कि हाइपोवोलेमिक शॉक का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। अब ये तो वो तो फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट थी, तो अभी जो सही ट्रीटमेंट पे है वो बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको इसको वेंटिलेशन मास्क देंगे, ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ऑक्सीजन मास्क पहनाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन दिलाएंगे इसको। ठीक है, यानी हाइपोक्सिया होता है, इसके लिए ऑक्सीजन दिलाएंगे। वेंटिलेशन के बाद इसको डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स, तो डायरेटिक्स क्या करेंगे? पहले तो आप कहेंगे कि इसका ब्लड लॉस हुआ तो डायरेटिक्स दे देंगे, वो और लॉस करेगा, तो फिर और शॉक पड़ जाएगा। नहीं, ये क्या करेगा? ये जो यूरिन का लेवल है वो सही करेंगे। यूरिन का लेवल क्या करेंगे? ये डायरेटिक्स सही करेंगे। ठीक है,
20 ml पर हावर करेंगे, 20 ml पर हावर, ठीक है। और इसको कैटेटर पास करेंगे, फिर कौन सी चीज़ कैटेटर पास करेंगे, फिर मेनेटोल आ जाता है। मेनेटोल क्या चीज़ है, एक डाययूरेटिक्स है, कॉमन हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए मेनेटोल यूज़ होता है। मेनेटोल डाययूरेटिक्स जो हमारे पास इन्फ्यूजन यूज़ होता है, तो इसके लिए एक इन्फ्यूजन लगाते हैं मेनेटोल, तो वो भी इसके लिए यूज़ होते हैं। और वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेटर क्या करेंगे कि वेजोडाइलेटर हम देंगे तो इसके रिडक्शन करेंगे और कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या करेंगे, कम करेंगे, स्टिल रिमेन करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास क्या थी, हाइपोवोलेमिक शॉक थी, यानी जो डिटेल से मैंने हाइपोवोलेमिक शॉक बता दिया, ठीक है। इसके बाद और वीडियो में क्या करूँगा, कार्डियोजेनिक शॉक करूँगा, ठीक है। तो ये फिर क्या करेंगे कि इस जो इंजरी हो जाए, यानी एक इंजरी की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सिविलर इंजरी हुआ, आप इसके लिए ये ट्रीटमेंट देगी कि फर्स्ट एड हो गए, फर्स्ट एड के बाद आप जब इसको रिकमेंड करेंगे तो यानी इंजरी के लिए जो एंटीबायोटिक देगी तो एमॉक्सिसिलिन या प्लस लिमोनिक एसिड होते हैं, एंटीबायोटिक थेरापी करेंगे। एंटीबायोटिक थेरापी के बाद एंटीसेड डालेंगे। इंसेट के बाद आप क्या करेंगे, इसके लिए इम्प्लामेशन ड्रग्स देंगे, तो ठीक है। इम्प्लामेशन नॉन इम्प्लीमेंट्री ड्रग्स जो होते हैं वो भी काम करते हैं, या इम्प्लीमेंट्री ड्रग्स जो जितनी भी होते हैं वो भी अलग भी होते हैं, या स्टेरियोटाइप जैसे हो गया, ये भी इम्प्लीमेंट्री ड्रग्स है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्री ड्रग्स देंगे। तो इसकी तरह ये क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, हाइपोवोलेमिक शॉक्स, ठीक है। तो जब सबसे पहले आप ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे, लेकिन ब्लीडिंग से पहले पहले क्या होता है, ब्लीडिंग तो होता है स्टॉप करना, लेकिन ब्लीडिंग से पहले पहले होता है कि आप इसको ऑक्सीजन थेरापी जो है वो क्या करें, स्टार्ट करें, क्योंकि जिनका ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, अब ब्लड स्टॉप करेंगे, ठीक है। और जब ब्लड सवेर होगा, जब गंदा करेंगे तो चाहिएगा ब्लड को स्टॉप करें, ठीक है। लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करते कि इसका कंडीशन क्या है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था हाइपोवोलेमिक शॉक, और कल मैं ये करूँगा दूसरी वीडियो में कार्डियोजेनिक शॉक। अल्लाह हाफिज़।